हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। देखिए, आज के सेशन में हम प्रीवियस वाली वीडियो को ही लिंक करके आगे पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने थ्योरी ऑफ डिमांड देखा था, लॉ ऑफ डिमांड देखा था। आज की क्लास में हम लोगों को क्या करना है, उस डिमांड कर्व में शिफ्ट कैसे आता है। ठीक है, उस डिमांड कर्व के अंदर किस तरीके से चेंजेस आते हैं, अब उन चेंजेस के बारे में हमें पढ़ना है। यानी अपना टॉपिक क्या होगा, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। साथ में ही सप्लाई का लॉ भी हम पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट कर्व्स भी मैं आपको करवाऊंगी, क्योंकि जो शिफ्ट इन डिमांड कर्व है वो तो 2 मिनट का है, तो अगर हम क्लास ले ही रहे हैं तो कुछ ज्ञानवर्धक बातें कुछ और हो जाए जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लॉ ऑफ सप्लाई, इंपॉर्टेंट कर्व्स और शिफ्ट इन डिमांड कर्व, ये तीनों चीजें जो है इस सेशन में हम करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं देना चाहती हूँ। आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स चाहते थे कि जो ईयर बुक आई है, जो पूरे साल के करंट अफेयर हैं, उनकी हार्ड कॉपी हमको मिल जाए। तो हार्ड कॉपी आप लोगों को अब अवेलेबल करवाई जा रही है परचम क्लासेस के द्वारा। आप लोगों को क्या करना होगा, परचम स्टोर डॉट इन से अपना प्री ऑर्डर करना पड़ेगा और 15 फरवरी से इसकी शिपिंग हम शुरू कर रहे हैं। आपके घर तक, आपके द्वार तक जो ये करंट अफेयर की बुक है ये आपको मिल जाएगी। यानी अब प्रिंटिंग का भी कोई झंझट नहीं रहेगा कि आपको डाउनलोड करके प्रिंट निकलवाने हैं, उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे अमेजन से अपने कोई सामान आप मंगवाते हो, ऐसे ही परचम स्टोर डॉट इन से आप लोगों को यहाँ पे ये बुक जो है आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर कोई भी इंटरेस्टेड एस्पिरेंट है जो हार्ड कॉपी चाहता है तो अपना प्री ऑर्डर्स बुक करवा ले। 15 फरवरी से हम लोग शिपिंग को स्टार्ट कर देंगे। जो बच्चे सॉफ्ट कॉपी ही पढ़ना चाहते हैं, कई लोगों को टैब पे पढ़ने में मजा आता है, कईयों को फोन में पढ़ने में मजा आता है, तो जो सिर्फ सॉफ्ट कॉपी ही पढ़ना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए भी फैसिलिटी है। आप लोगों को पूरा 2022 जनवरी से दिसंबर कवर करवा के हम जो ये ईयर बुक है या परचम क्लासेस ऐप पर सॉफ्ट कॉपी में भी देख सकते हो। हार्ड कॉपी में परचम स्टोर डॉट इन पे आपको ऑर्डर कर देना है और सॉफ्ट कॉपी के लिए परचम क्लासेस ऐप पर आप जाएंगे और वहां पे आप इसको परचेज कर लेंगे। आगे कुछ कोर्सेज के बारे में आपको बता दूं तो एसएससी जनरल अवेयरनेस का एक कोर्स हमारी ऐप पर है, जिसके अंदर सभी जनरल अवेयरनेस के सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सारे कवर करवाए जा रहे हैं। हमारी पूरी टीम ने इसको किया है तैयार और पूरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स डे 1 पे आपको मिल जाएंगे। एक कोर्स सिर्फ इकोनॉमी का चल रहा है, जिसके अंदर इकोनॉमी 0 से हाई लेवल तक की आप लोगों को मिल जाएगी, जिसको मैं पूरा करवा रही हूँ। पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर जो है आपको मिल जाएंगे डे 1 पे ही। और साथ में अगर दोनों ही कोर्सेज पे आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए, देन यूज कोड पायल10 टू गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ। तो अब देखते हैं अपने टॉपिक में क्या है। अपना टॉपिक हम शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम दिख रहा है शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो पहले वही अपना तरीका, पहले मैं लेमन टर्म्स में आपको लेके चलूंगी और फिर हम किताबी वाली भाषा पे बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक बात देखें, शब्द क्या है शिफ्ट। शब्द क्या है शिफ्ट। अगर आपसे कोई ऐसा कहता है कि घर शिफ्ट कर लिया या घर शिफ्ट कर लो, तो उसमें तुम क्या करोगे। घर शिफ्ट करने में मैं यहां खड़ी हूं, मैं यहां शिफ्ट हो गई, मतलब मैंने अपना प्लेस छोड़ा है। शिफ्ट का मतलब क्या है, आपको आपका प्लेस छोड़ना पड़ रहा है। मतलब आपको ये एक लाइन दिख रही है, मैंने कहा इसको शिफ्ट कर दो। आप क्या करोगे, इसको यहां से उठा के, इसको यहां से उठा के आप इसको शिफ्ट कर रहे हो तो कहीं और लेके जा रहे हो। इसको क्या कहा मैंने, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ठीक है, तो ये शिफ्ट कब आता है डिमांड कर्व में, और डिमांड कर्व में शिफ्ट का मतलब क्या है, कब कब ये शिफ्ट होगा उसको समझो। देखो, जो डिमांड कर्व है आपने देखा था वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। सब एस्पिरेंट ने बिल्कुल अच्छे से आंसर किया था, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ेंगे, जैसे जैसे प्राइसेस इंक्रीज होंगे, वैसे वैसे जो डिमांड है वो डिक्रीज होती जा रही थी। लॉ ऑफ डिमांड ये कह रहा था। जिसको नहीं पता प्रीवियस वाली वीडियो देख लेना, जो जस्ट प्लेलिस्ट में इससे पहले है, वो वाली आप देख लेना, आपको पता लग जाएगा। यानी कि प्राइसेस जैसे जैसे इंक्रीज होंगे, डिमांड वैसे वैसे डिक्रीज होगी। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं क्या कह रही हूं कि आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। मतलब ये जो लाइन है, या तो आपको ये इधर लेके जानी पड़ेगी, या ये जो लाइन है या ये आपको इधर लेके आनी पड़ेगी। शिफ्ट का मतलब तो यही हुआ। तो कब तो ये उधर जाएगी, कब ये इधर आएगी। इधर जाने को हम क्या कहेंगे कि ये राइटवर्ड शिफ्ट हो गई है। इधर राइटवर्ड यानी दाएं की तरफ शिफ्ट हो गई है। और इधर आने को हम क्या कहेंगे, ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गई है, यानी बाई की तरफ शिफ्ट हो गई है, बाई और शिफ्ट हो गई है। इधर हमने क्या कहा, ये दाई और शिफ्ट हो गई है। तो कब ये बाई तरफ जाएगी, कब ये दाई तरफ जाएगी, अब वो बातें अपने को देखनी है। अब देखो, जैसे ही शब्द आप सुनोगे शिफ्ट,
शिफ्ट शब्द सुनते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि प्राइस जो है वो कांस्टेंट है। प्राइस क्या है? प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, प्राइस कांस्टेंट रहेगा। अगर जब भी शब्द यूज हो रहा है शिफ्ट यानी प्राइस तो कांस्टेंट रहेगा। प्राइस कांस्टेंट रहेगा इसका क्या मतलब है, इसको देखते हैं। हमारा ग्राफ किस तरीके से है? हमारा ग्राफ इस तरीके से है। प्राइस पी पे डिमांड डी हम कर रहे थे, ठीक है। अब भी मैंने प्राइस चेंज नहीं किया। जैसे एक एयर कंडीशनर है, एयर कंडीशनर है, इसका प्राइस पहले भी 60,000 था, आज भी इसका प्राइस 60,000 ही है। लेकिन पहले मैं इसको खरीद नहीं पाती थी क्योंकि मेरी इनकम जो है बहुत कम थी। अब क्या हुआ, मेरी इनकम इंक्रीज हो गई। पहले ये 60,000 का था और मेरी इनकम केवल 20,000 रुपए थी। मंथली में 20,000 रुपए कमाती थी, मैं इसको ऑर्डर नहीं कर पाती थी। अब क्या हुआ, प्राइस तो उतना ही है लेकिन मेरी जो इनकम है वो 1 लाख हो गई है। मेरी इनकम कितनी हो गई? मेरी इनकम 1 लाख रुपए हो गई है। तो अब क्या होगा, मैं इसका ऑर्डर जो है वो कर दूंगी, यानी मैं इसकी डिमांड को बूस्ट कर दूंगी, मैं इसकी डिमांड बढ़ा दूंगी। यानी कहने का भाव क्या है, जब प्राइस सेम है, प्राइस सेम है, बिल्कुल सेम प्राइस है, लेकिन मेरी इनकम इंक्रीज हो रही है। हमने अदर फैक्टर देखे थे ना, अदर फैक्टर में चेंजेस आ रहे हैं, मेरी इनकम इंक्रीज हो रही है। उस केस में क्या होगा, मेरी जो डिमांड है वो बढ़ के मेरी डिमांड डी डैश पे पहुंच जाएगी। मतलब जो मेरा ग्राफ आएगा वो इस तरीके से इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। मतलब कि ये किधर शिफ्ट हो गया? ये राइट वर्ड शिफ्ट हो गया। ये किधर शिफ्ट हो गया? ये राइट वर्ड शिफ्ट हो गया, दाएं की तरफ शिफ्ट हो गया। तो राइट वर्ड शिफ्ट आपको कब देखने को मिला? जब आपकी इनकम इंक्रीज हुई है और प्राइस कांस्टेंट है। मतलब कि जब आपका प्राइस जो है वो कांस्टेंट है और इनकम जो है वो इंक्रीज हो गई है, उस केस के अंदर आपने देखा कि आप डिमांड ज्यादा करने लगे हो क्योंकि अब आपकी इनकम बढ़ रही है, अब आपको वो अफोर्डेबल लग रही है वो चीजें। ठीक है, अब आपको वो चीजें जो है वो अफोर्डेबल लग रही है। तो इनकम का क्या प्रभाव है ये आप लोगों ने देख लिया। ठीक, तो अब हम इसको देखते हैं, ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब होगा। ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब होगा उसको देखिए। अब मैं आपको यहीं पे बताती हूँ ताकि आप एक कोरिलेशन बना सके। मेरा ग्राफ कुछ ऐसा था, ठीक है, हमारा ग्राफ कुछ ऐसे था। ये वाला प्राइस था, यहाँ डिमांड था, पी प्राइस पे डी डिमांड थी। ठीक है, पी प्राइस पे डी डिमांड थी। अब क्या हुआ, उस एसी के दाम जो है पहले 60,000 रुपए थे, मेरी इनकम 1 लाख रुपए थी, मैं इसको खरीद लेती थी। लेकिन अब क्या हुआ, प्राइस तो अभी भी 60,000 है, प्राइस तो अभी भी 60,000 है, लेकिन मेरी इनकम जो है वो 10,000 हो गई है। मेरी इनकम 10,000 हो गई है, कोरोना की वजह से मेरी इनकम कम हो गई है। अब क्या होगा, मैं पहले की तुलना में उसको कम खरीदूंगी, पहले की तुलना में सामान की डिमांड जो है मैं वो कम करूंगी। यानी अब मैं इस डिमांड को घटा दूंगी, मैं इस डिमांड को घटा दूंगी और डिमांड जो है यहाँ पे मैं डी डबल डैश डिमांड करूंगी। यानी मेरा प्राइस तो उतना ही है, पर क्योंकि मेरी इनकम कम हो गई है तो मेरी डिमांड कम हो गई है, ये मेरी डिमांड कम हो गई है। ठीक है, मतलब मेरी डिमांड में कॉन्ट्रैक्शन आ गया है। क्या हो गया? मेरी डिमांड में कॉन्ट्रैक्शन आ गया है, यानी संकुचन आ गया है, यानी कमी आ गई है। ठीक है, इधर हमने देखा कि मेरी जो डिमांड है वो एक्सपैंड हो रही थी, मेरी डिमांड एक्सपैंड हो रही थी, यानी कि विस्तृत हो रही थी, यानी इंक्रीज हो रही थी। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा मेरी डिमांड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, कम हो रही है। और मेरा जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कैसा बनेगा उसको देखते हैं। वो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। मतलब ये वाला ग्राफ यहाँ शिफ्ट हो गया, मैंने क्या कहा, क्या हुआ, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। तो बाईं तरफ कब आएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब होगा? जब आपका प्राइस कांस्टेंट है, जब प्राइस कांस्टेंट है, ठीक है, और इनकम जो है वो डिक्रीज हो रही है। प्राइस कांस्टेंट है और इनकम जो है वो डिक्रीज हो रही है, उसको हम क्या कहेंगे कि जो डिमांड कर्व है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, जब भी शब्द यूज हो रहा है शिफ्ट, शिफ्ट शब्द आते ही आपके दिमाग में ये आ जाएगा कि शिफ्ट का मतलब है प्राइस कांस्टेंट है। ठीक है, क्योंकि शिफ्ट तभी होगा जब प्राइस कांस्टेंट है। ठीक, तो अब हम अपनी उस पे चलते हैं, अपनी स्लाइड्स पे चलते हैं, हम देखते हैं। देखो, जब प्राइस जो है कांस्टेंट है बट अदर फैक्टर्स वेरी कर रहे हैं, तो या तो वो राइट की तरफ चला जाएगा, ये मेन ग्राफ था, या तो वो राइट की तरफ चला गया। आप देख रहे हो, ये आपका मेन ग्राफ था। ठीक है, ये आपका मेन ग्राफ था, या तो वो राइट की तरफ चला गया या वो लेफ्ट की तरफ चला गया। राइट की तरफ कब गया? जब प्राइस कांस्टेंट है बट इनकम जो है वो इंक्रीज हो रही है। लेफ्ट की तरफ कब गया? जब प्राइस कांस्टेंट है और इनकम जो है वो डिक्रीज हो रही है।
ठीक है, तो इस तरीके से शिफ्ट इन डिमांड कर्व देखने को मिलता है। अब इसके बाद आप देखोगे राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट। राइटवर्ड शिफ्ट में मैंने आपको क्या कहा, इनकम और अदर फैक्टर तो इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन प्राइस कांस्टेंट है, डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और यहां आप देख रहे हो लेफ्टवर्ड, जब प्राइस कांस्टेंट है लेकिन इनकम जो है वो डिक्रीज हो रही है, तो डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, 100 से डिमांड घट के 70 हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके से ये लेफ्ट और राइट शिफ्ट होता है। अब हम देखते हैं मूवमेंट अलोंग द कर्व, मतलब कि अब शिफ्ट नहीं कर रहे, उसी मूवमेंट में उसी ग्राफ के अंदर मूवमेंट करनी है। हम फिर से अपना लेमन टर्म वाला समझते हैं। पहले अपना जो ग्राफ था वो कैसा था, अपना ग्राफ था वो ऐसा था, ये प्राइस था, ये डिमांड था। तुम एक बात को समझना, मैंने अब घर शिफ्ट नहीं किया, मैं उसी घर में मूव कर रही हूं, मतलब नीचे की मंजिल से मैं ऊपर की मंजिल पे आ गई हूं। मैं पहले ग्राउंड फ्लोर पे रहती थी लेकिन अब मैं फर्स्ट फ्लोर पे आ गई हूं। ठीक है, मैं पहले फर्स्ट फ्लोर पे रहती थी, अब मैं ग्राउंड फ्लोर पे चली गई हूं, मतलब उसी घर के अलोंग मैं मूव कर रही हूं, घर चेंज नहीं किया। मतलब मैं यहां पे रह रही थी, मैंने ऐसे शिफ्ट नहीं हुई हूं, मैं ऐसे शिफ्ट नहीं हुई हूं, मैं अपनी पोजीशन पे ही हूं, बस ऊपर नीचे हो रही हूं, ऊपर की मंजिल ले ली, कभी मैंने नीचे की मंजिल ले ली। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, अलोंग द कर्व। ऐसे ही यहां पे आप देखेंगे कि जो डिमांड कर्व है वो इस तरीके से शिफ्ट नहीं हो रहा है, अब हम शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, अब हम उसी ग्राफ के अलोंग मूव कर रहे हैं। कैसे, समझो, देखिए एक बार समझेंगे बात को। ये मेरा ग्राफ था, ठीक है, अब क्या हुआ, मेरा प्राइस कम ज्यादा हो रहा है, बाकी सब चीजें कांस्टेंट है। इनकम से आसानी से समझ आता है तो मैंने इनकम को लिख लिया, इनकम मेरी कांस्टेंट है लेकिन जो प्राइस है वो वेरी कर रहा है, प्राइस वेरी कर रहा है, प्राइस चेंज हो रहा है, इनकम कांस्टेंट है। पहले भी मैं 50,000 रुपए महीना कमा रही थी, आज भी 50,000 रुपए महीना कमा रही हूं। पहले एयर कंडीशनर 60,000 रुपए का था, लेकिन अब एयर कंडीशनर कितने का हो गया, 20,000 रुपए का हो गया। एयर कंडीशनर कितने का हो गया, 20,000 रुपए का हो गया, जिसकी वजह से आप खुद सोचो हम डिमांड को बढ़ाएंगे या घटाएंगे। आप कहोगे मैडम सस्ता हो गया तो डिमांड तो बढ़नी चाहिए, बिल्कुल हम डिमांड को बढ़ाएंगे। अब प्राइस जो है वो कम हो गया है, प्राइस जो है वो कम हो गया है। ठीक है, पहले ये ए पॉइंट पे हमारा सेटलमेंट होता था, अब प्राइस जो है वो कम हो गया है, प्राइस कम होने से क्या हुआ, अब ये देखिए आप, प्राइस कम हो गया है, ये पी डैश हो गया है, प्राइस कम कर दिए हैं मैंने, तो मेरी डिमांड बढ़ गई है, ये डी डैश आ गया है, और जो वो पॉइंट था वो अब कहां पे आ गया है, ये ए डैश पे आ गया है। मतलब उसी कर्व के अंदर मैं मूव कर गई, किस तरफ, मैं डाउनवर्ड मूव कर गई, किस तरफ, मैं डाउनवर्ड मूव कर गई, नीचे की ओर मूव कर गई, डाउनवर्ड मूव कर गई। ठीक, अब इसी तरीके से हम चलते हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, हम चलते हैं ऊपर की तरफ, कौन सा कलर लें, ये दिखेगा, ये दिख जाएगा। हाँ, अब क्या हुआ, मेरी इनकम अभी भी 50,000 रुपए है, मेरी इनकम चेंज नहीं हुई, वो अभी भी 50,000 रुपए है। ठीक है, लेकिन लेकिन जो एसी है, जो एसी है वो पहले 20,000 का था, वो पहले 20,000 का था, अब वो मान लीजिए 1.5 लाख का हो गया, वो 1.5 लाख का हो गया, मतलब कि प्राइस इंक्रीज हो गया लेकिन मेरी इनकम उतनी ही, प्राइस इंक्रीज हो गया, मेरी इनकम उतनी ही है, तो क्या होगा, मैं कम सामान की डिमांड करने लगूंगी, डी डबल डैश, यानी कि जो डिमांड पहले मेरी डी थी अब उसको मैंने कम कर दिया है, डी डबल डैश कर दिया है, यहाँ पी डबल डैश है क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो गया है, तो मैंने मेरी डिमांड को कम कर दिया है। ठीक है, यानी जो ये वाला पॉइंट है ये मैंने क्या नाम दे दिया, ए डबल डैश। मैं ऊपर की तरफ मूव कर गई, इस ए बिंदु से मैं ऊपर की तरफ मूव कर गई, ये क्या है, ये मैंने क्या कर दिया, ये मैं अपवर्ड शिफ्ट चली गई, अपवर्ड शिफ्ट हो गई। तो आपको ये याद रखना है कि मूवमेंट अलोंग द कर्व कब होगा, जब आपका प्राइस चेंज हो रहा है, और शिफ्ट कब होगा, जब प्राइस कांस्टेंट है। ठीक है, शिफ्ट कब होगा, जब प्राइस कांस्टेंट है, और अलोंग द कर्व कब होगा, जब प्राइस मूव कर रहा है। क्लियर हो गई बात, तो इस चीज को आप याद रखोगे। एक बार हम फिर से अपनी स्लाइड्स पे चलते हैं। स्लाइड क्या कह रही है, जब प्राइस चेंज हो रहा है और बाकी फैक्टर कांस्टेंट है तो अपवर्ड और राइटवर्ड मूवमेंट होगी, आप देख रहे हो। ठीक है, आप देख पा रहे हो, तो ये हमने देख लिया। अब इसके बाद हम सप्लाई की तरफ चलते हैं। देखो मैंने आपको क्या कहा था कि जो डिमांड होती है वो हमेशा कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोची जाती है, लेकिन सप्लाई जो है वो सप्लायर यानी कि प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोची जाएगी, सप्लाई जो है प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोची जाएगी।
प्रोड्यूसर क्या चाहेगा? प्रोड्यूसर चाहेगा कि मेरा सामान महंगा बिके। ये क्या चाहेगा? मेरा सामान महंगा बिके, यानी कि मैं कॉस्टली सामान बेचूं। वो कॉस्टली सामान बेचना चाहता है, महंगा सामान बेचना चाहता है। तो जैसे ही प्राइस राइज होंगे वो अपनी सप्लाई को इंक्रीज कर देगा, और जैसे ही प्राइस कम होंगे वो सप्लाई को गिरा देगा, सप्लाई को कम कर देगा। ठीक है, मतलब डायरेक्ट रिलेशन होता है प्राइस में और सप्लाई में। तो लॉ ऑफ सप्लाई का ग्राफ कैसा बनेगा? लॉ ऑफ सप्लाई एक पॉजिटिव स्लोप वाला ग्राफ बनेगा। यहां है प्राइस, यहां है सप्लाई। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा? ये इस तरीके से बन जाएगा। प्राइस जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे सप्लाई बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे सप्लाई बढ़ती जा रही है। दिस इज लॉ ऑफ सप्लाई का ग्राफ। ठीक है, लॉ ऑफ सप्लाई जो है वो क्वांटिटी और स्पेसिफिक प्राइस के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, दिस मीन्स दैट हायर द प्राइस, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेंगे क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो हाई होती जाएगी। ठीक है, क्वांटिटी सप्लाई जो है वो हाई होती जाएगी। प्रोड्यूसर जो है वो हाई प्राइस पे ज्यादा सप्लाई देगा, बिकॉज हायर सेलिंग प्राइस की वजह से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो हाई हो जाती है, मतलब उसके फायदे ज्यादा हो जाते हैं, उसको प्रॉफिट ज्यादा होता है। तो ये है लॉ ऑफ सप्लाई। अब यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हो जिसको कह रही हूं मैं इक्विलिब्रियम। अब समझना इस बात को, हम ना देसी लैंग्वेज में चीजें करेंगे तो ज्यादा आसान होगा, क्योंकि इकोनॉमी इज ऑल अबाउट आवर लाइफ, अपनी लाइफ है। हम चीजें सस्ती होने पे कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, चीजें महंगी होने पे कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, यही तो सब पढ़ रहे हैं। और क्या पढ़ रहे हैं? यही तो है, बस इसको थोड़ा सा सजा दिया और कुछ भी नहीं है। अब देखो क्या हुआ, मैं ना एक पेन ड्राइव लेने चली गई। पेन ड्राइव में तो बार्गेनिंग क्या ही करूं मैं क्या लेने चली गई? एक साड़ी लेने चली गई। ठीक है, एक साड़ी लेने चली गई। तो अब क्या हुआ, उसने साड़ी बोली 4,000 रुपए की। मैं क्या हूं? मैं हूं कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या कहेगा? नहीं नहीं, इतनी महंगी हम नहीं लेते, सस्ती दे। मैं उसको कह रही हूँ 2,000 रुपए में देनी है तो दे, नहीं तो आगे से ले लूंगी 2,000 रुपए में। और शॉपकीपर क्या है? वो है प्रोड्यूसर, सप्लायर, दुकानदार, बेचने वाला। वो क्या कह रहा है? नहीं नहीं मैडम, 4,000 रुपए से 1 रुपया कम में नहीं देंगे। मैंने कहा चल ठीक है, तेरी ना मेरी 2500 में डन कर, 2500 रुपए में डन कर, बस 2500 रुपए दूंगी, इससे फालतू नहीं दूंगी मैं। दुकान वाला क्या बोला? चलो ठीक है छोड़ो, फाइनल हो गया 2800, 2800 रुपए में उठा लो। अब हम दोनों का एक पॉइंट पे आके तो सेटलमेंट हो गया ना। ठीक है, इसी तरीके से इकोनॉमी में, इसी तरीके से इकोनॉमी में डिमांड और सप्लाई कहीं तो मैच करती है ना। जिस दाम पे आप मांग रहे हो, जिस प्राइसेस पे आप मांग रहे हो, उसी प्राइसेस पे कहीं ना कहीं तो दुकानदार भी सेटलमेंट करता है। उसी प्राइस को क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं उस पॉइंट को? इक्विलिब्रियम। तो देखो आप कैसे दिखाएंगे हम इसको, इक्विलिब्रियम प्राइस को। यहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों का ग्राफ मैं आपको बना रही हूँ। यहाँ प्राइस है, डिमांड का ग्राफ ऐसे बना। ठीक है, डिमांड का ग्राफ ऐसे बना, सप्लाई का ग्राफ आपका ऐसे बना। ठीक, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे डिमांड बराबर सप्लाई आ जाएगी, यानी सेटलमेंट का पॉइंट, इसको हम क्या कहेंगे? ये है इक्विलिब्रियम का प्राइस, ये है इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, इक्विलिब्रियम प्राइस, ये हो जाएगा इक्विलिब्रियम प्राइस। इस एरिया के अंदर आप देख रहे हो सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, यानी यहाँ पे क्या होगा? ये होगा डीफ्लेशन। सप्लाई ज्यादा, डिमांड कम, इसको क्या कहेंगे? डीफ्लेशन। जिसको नहीं पता, इन्फ्लेशन वाले चैप्टर को देखो, यूट्यूब पे ही करवाया हुआ है मैंने। और यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम। डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई कम। ये एरिया कैसा हो जाएगा? ये एरिया मेरा हो जाएगा इन्फ्लेशन। यहाँ पे क्या हो जाएगी? महंगाई, यानी इन्फ्लेशन। तो ये इक्विलिब्रियम प्राइस होता है जिसके बारे में हमने बातें की। ठीक है, पॉइंट ऑफ सेटलमेंट भी इसको कह देते हैं। इसके बाद कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को इफेक्ट करते हैं? कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को इफेक्ट करते हैं? अब हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं? सबसे पहले तो लेबर और रॉ मटेरियल। लेबर और मटेरियल जितना सस्ता होगा, सप्लाई उतनी कम होगी। ठीक है, तो क्योंकि जितना ज्यादा प्राइसेस बढ़ेंगे किसी चीज के, जितने ज्यादा प्राइसेस बढ़ेंगे किसी चीज के, सप्लाई जो है उतनी ज्यादा बढ़नी है। तो बस आप इन बातों को याद रखें कि लेबर और मटेरियल से प्रभाव पड़ता है, टेक्नोलॉजी से प्रभाव पड़ता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जितनी अच्छी होगी सप्लाई उतनी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, टेक्नोलॉजी ज्यादा तो सप्लाई ज्यादा। नंबर ऑफ सेलर्स,
देयर टोटल प्रोडक्टिव कैपेसिटी ओवर गिवन टाइम, उनकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी कितनी है, वो प्रोड्यूस कितना कर पा रहे हैं, कितने नंबर ऑफ सेलर हैं, उसी हिसाब से सप्लाई जो है वो बढ़ेगी। रेगुलेशंस कितनी है, कंपटीशन कितना है, इन सब चीजों पे जो सप्लाई है वो डिपेंड करती है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कर्व्स बताना चाहती हूँ। ये पहला कर्व आपको दिख रहा है जिसका नाम है लेफर कर्व, ठीक है, लेफर कर्व। ये लेफर कर्व क्या कहता है, बिल्कुल आसान सा है, उसको देखना लेफर कर्व को। अब देखो लेफर कर्व कैसे बनता है, ये इस तरीके से कुछ आपको दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखेंगे टैक्स के रेट, ठीक है, या मैं कहूँ टैक्स का रेवेन्यू, कितना पैसा टैक्स से आपको मिल रहा है, और यहाँ आपको दिखेगा टैक्स का रेट। अब देखो क्या होता जा रहा है, टैक्स का रेट 0 था, रेवेन्यू 0 है। टैक्स का रेट बढ़ा, रेवेन्यू भी बढ़ गया, ज्यादा पैसे मिलने लगे सरकार को। टैक्स का रेट और बढ़ गया, रेवेन्यू और बढ़ गया, ठीक है, सरकार को ज्यादा फायदा होने लगा। टैक्स का रेट बहुत बढ़ा दिया फायदा लेने के लिए, तो रेवेन्यू भी अपना बहुत बढ़ गया। इसके बाद भी अगर आप टैक्स का रेट बढ़ाओगे तो रेवेन्यू कम होने लग जाएगा। बोले ये क्या बात हुई, हमने तो टैक्स जो है 4% से बढ़ा के 40% किया है, तो फायदे की जगह नुकसान क्यों होने लगा? इसकी वजह क्या है, कालाबाजारी। इसकी वजह क्या है, परेशानी। अगर आप किसी को ज्यादा परेशान करोगे तो वो आपसे कटने लग जाएगा, आपसे बचने लग जाएगा, आपको ब्लॉक कर देगा व्हाट्सएप पे, कॉल पे। तो किसी को इतना परेशान मत करना कि वो एक्शन लेने पे मजबूर हो जाए। यहाँ पे भी यही बताया जा रहा है कि आपने अपने टैक्स रेट्स को बहुत बढ़ा दिया है, अगर उसके बाद भी आप बढ़ाते रहोगे अपने टैक्स रेट्स को, तो वक्त क्या आएगा, लोग टैक्स देना ही बंद कर देंगे, वो टैक्स की बाजारी ही बंद कर देंगे, टैक्स को देना ही बंद कर देंगे, ठीक है। यानी वो क्या कहेंगे, यार कमाई का इतना सारा हिस्सा तो सरकार ही ले लेती है, हम नहीं लेते, टैक्स की चोरी शुरू हो जाएगी, ठीक। तो यानी कि अगर आप टैक्स रेट को एक लिमिट के बाद भी अगर बढ़ाते रहोगे तो आपका टैक्स रेवेन्यू कम होने लग जाएगा। लेफर कर्व जो है टैक्स रेवेन्यू और टैक्स रेट के बीच का रिलेशन बताता है, जो आप यहाँ देख पा रहे हो, ठीक है। टैक्स रेवेन्यू यहां तक बढ़ा अच्छे से, लेकिन जैसे ही टैक्स रेट आपने इस पॉइंट से पीक के बाद भी अगर बढ़ाना शुरू किया तो टैक्स का रेवेन्यू कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लोग जो है चोरी करना शुरू कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अगला कर्व आप देख रहे हो, कुजनेट कर्व। कौन सा कर्व है ये, कुजनेट कर्व। कुजनेट खुद इकोनॉमिस्ट थे और उन्होंने ये कर्व दिया। ये किस किस के बीच में है, ये पर कैपिटा इनकम के बीच में है और इनकम इनइक्वालिटी के बीच में है। पर कैपिटा इनकम और इनकम इनइक्वालिटी यानी आय की असमानता। ये क्या कहता है, कहता है जब आप धीरे धीरे डेवलपिंग इकोनॉमी हो, अभी अभी आप डेवलपिंग इकोनॉमी हो, तो इनकम इनइक्वालिटी बढ़ेगी, क्योंकि कुछ अमीर ज्यादा होंगे जो देश के अंदर बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं। जैसे अभी कुछ ही अमीर लोग हैं जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, बड़े बड़े अडानी ग्रुप है, रिलायंस ग्रुप है, कुछ ही लोग हैं जो बहुत ज्यादा अमीर हैं। एक वक्त आएगा जब एक टर्निंग पॉइंट आएगा, इसके बाद जब आपकी इकोनॉमी डेवलप्ड हो चुकी होगी, मतलब कि जब कुछ देश के लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग करके नई नई टेक्नोलॉजी से बहुत सारे रोजगार उत्पन्न कर दिए, बहुत अच्छी से इकोनॉमी ग्रो करवा दी, तो अब क्या होगा, जो इकोनॉमी है वो अब डेवलप्ड हो चुकी होगी और अब जो इनकम इनइक्वालिटी है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। इनकम इनइक्वालिटी कम होनी शुरू हो जाएगी और कंट्री जो है वो डेवलप्ड होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि शुरू में क्या हुआ, कुछ रईस जादों ने ही, कुछ अमीर लोगों ने ही, कुछ रिच लोगों ने ही देश के अंदर सारा इन्वेस्टमेंट किया और हम जैसे लोगों को धीरे धीरे रोजगार मिलना शुरू हुआ है। जब अच्छे से रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा तो हमारी भी इनकम इनइक्वालिटी कम हो जाएगी, है ना। तो क्या है ये कि उस कुजनेट कर्व क्या कहता है, पर कैपिटा इनकम और इनकम इनइक्वालिटी के बीच का रिलेशन बताता है। अगला जो कर्व है दैट इज फिलिप कर्व। फिलिप कर्व क्या बताता है, फिलिप कर्व के बारे में आप समझ लीजिए। फिलिप कर्व ये बताता है कि भाई अगर आप महंगाई को बहुत कम कर दोगे तो नुकसान हो जाएगा। यहाँ पे है प्राइस यानी कि इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन यानी कि प्राइस या महंगाई मैं कह दूं, और यहाँ पे है अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी। यहाँ क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको कहते हैं हम बेरोजगारी, बेरोजगारी, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी। अब ये ग्राफ जो है किस तरीके से, इस तरीके से बनता है। तो जो फिलिप थे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि चीजों के प्राइस जितने ज्यादा होंगे बेरोजगारी उतनी कम होगी। इन्होंने कहा देखो यहाँ कोई चीज 100 रुपीज की है तो बेरोजगारी एक ही यूनिट है, यहाँ कोई चीज 5 रुपए की है तो आप देखो बेरोजगारी कितनी ज्यादा है, 10 यूनिट से बेरोजगारी है। तो इन्होंने क्या कहा कि चीजों के प्राइस जितने ज्यादा होंगे बेरोजगारी उतनी कम होगी। हमने पूछा कैसे सर, जस्टिफाई करो। उन्होंने क्या कहा कि देखो प्राइस ज्यादा कब होंगे,
कब होंगे प्राइस ज्यादा? मैंने कहा जी डिमांड अगर मैं ज्यादा कर रही हूं तो प्राइस ज्यादा होंगे। बोले एग्जैक्टली। अब डिमांड ज्यादा है तो उसको मैच करने के लिए लेबर चाहिएगी या नहीं चाहिएगी? मैंने कहा सर बिल्कुल चाहिएगी। तो बोले जब वो लेबर फैक्ट्री में जाएगी तो उसको एम्प्लॉयमेंट मिला ना, उसको रोजगार मिला ना, उस डिमांड को मैच करने के लिए आपको ज्यादा लेबर की जरूरत पड़ी ना। तो इसने यही कहा कि प्राइस राइज जितने होंगे बेरोजगारी उतनी कम होगी। ठीक है, स्लाइड में देख लेते हैं हम, इधर देखना। इसने यही कहा कि इन्फ्लेशन जितना बढ़ रहा है अनएम्प्लॉयमेंट उतना कम हो रहा है। ठीक है, इन्फ्लेशन 5% है, अनएम्प्लॉयमेंट 3% है। इन्फ्लेशन 2% है तो अनएम्प्लॉयमेंट 6% है। क्लियर हो गई बात? तो इस तरीके से ये फिलिप कर्व जो है वो बताता है। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे हमने डिमांड के अंदर इलास्टिसिटी का कंसेप्ट पढ़ा था, बिल्कुल उसी तरीके से सप्लाई के अंदर भी इलास्टिसिटी होती है। मैंने जानबूझ के यहाँ नहीं कराया, मैं देखना चाहती हूँ डिमांड से को रिलेट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। देखो डिमांड के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि जो इलास्टिसिटी इन डिमांड है, ईडी जो है वो कैसे निकाला था? परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस और परसेंटेज चेंज इन डिमांड। परसेंटेज चेंज इन डिमांड, प्राइस के चेंज होने से डिमांड कितना चेंज हो रहा है उसको इलास्टिसिटी कह रहे थे। ऐसे ही सप्लाई के केस में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है, इसको कैसे बताओगे आप? परसेंटेज चेंज इन सप्लाई, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई और परसेंटेज चेंज इन प्राइस और परसेंटेज चेंज इन सप्लाई। आपके प्राइस में चेंज होने की वजह से आपकी सप्लाई में कितना डिफरेंस आ रहा है उसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी इन सप्लाई। ठीक है, इलास्टिसिटी इन सप्लाई। तो किसी चीज में अगर चेंज आ रहा है मतलब वो इलास्टिक है, और चेंज नहीं आ रहा है तो वो इन इलास्टिक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या कह रहा है, जब प्राइस जो है 1% से चेंज हो रहा है, सप्लाई 2% से चेंज हो रही है, यानी प्राइस में चेंज होने की वजह से सप्लाई में चेंज हुआ है, इसका मतलब इलास्टिसिटी तो है, चेंज का स्कोप तो है, मतलब वो चीज कैसी है, वो इलास्टिक चीज है। आंसर क्या आ गया इसका? डी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि अगर नंबर ऑफ रेस्टोरेंट इंक्रीज हो जाए, नंबर ऑफ रेस्टोरेंट इंक्रीज हो जाए तो इससे क्या होगा? फास्ट फूड की सर्विसेज में क्या होगा? डिमांड की ग्रोथ बढ़ेगी। जरूरी थोड़ा ना रेस्टोरेंट बढ़ रहा है तो डिमांड भी ज्यादा बढ़ रही है, ऐसा तो नहीं है। सप्लाई जो है वो ज्यादा हो जाएगी फास्ट फूड की, ऐसा हो सकता है। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फास्ट फूड मील, जितने ज्यादा रेस्टोरेंट होंगे कंपटीशन की वजह से प्राइस तो उतने कम होंगे, ये गलत है। ग्रोथ इन डिमांड फॉर सब्सटीट्यूट, सब्सटीट्यूट बढ़ेंगे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी। जितने ज्यादा रेस्टोरेंट्स बढ़ेंगे उतनी ज्यादा सप्लाई जो है वो फास्ट फूड की बढ़ेगी। अगला क्या कहता है? लेफर कर्व के बारे में। लेफर कर्व किसके बीच का रिलेशन है? ये रिलेशन है टैक्स रेवेन्यू और टैक्स रेट के बीच का, अभी अभी हमने समझा है। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि डिमांड कर्व जो है राइटवर्ड शिफ्ट कब होगा? जब प्राइस कांस्टेंट है इनकम इंक्रीज हो रही है, प्राइस कांस्टेंट है इनकम डिक्रीज हो रही है, प्राइस वेरी कर रहा है इनकम इंक्रीज हो रही है, प्राइस वेरी कर रहा है इनकम डिक्रीज हो रही है। अब आपको ये बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। मैं कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगी। ठीक है, और काफी अच्छे अच्छे आंसर्स आप लोग देते हो, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे अच्छे आप लोग मैसेज करते हो, आपके मैसेज से हमें भी बूस्ट मिलता है और बहुत मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों को और अच्छा कंटेंट हम दें। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।